जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में जैसा हमने देखा था कि डलहौजी के कुछ प्रमुख कार्य देखे थे और उस प्रमुख कार्य में हमने जो है कि ये 3 कार्य ऊपर के डिस्कस कर लिए थे, जिसमें प्रशासनिक कार्य के साथ साथ सैन्य सुधार और सैन्य सुधार के साथ साथ हमने रेलवे को जो है कि डिटेल में समझ लिया था कि डलहौजी ने कैसे रेलवे पे काम किया था, कैसे विकास किया था। उसके बाद जो है कि 2-3 टॉपिक और ये बच गए हैं, विद्युत तार सेवा, डाक व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी और वाणिज्यिक सुधार। इसके अलावा देखें तो इसी के काल में, डलहौजी के काल में ही हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा जो है कि डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वह यह है 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह की ड्राफ्टिंग शुरू हो जाती है। अभी आता नहीं है, ऐसा नहीं है कि विधवा पुनर्विवाह आ गया भारत में, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। स्थिति क्या थी कि अब इस पे ड्राफ्टिंग जो है कि स्टार्ट हो गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनना शुरू हो गया था कि हमें भारत में एक ऐसा कानून लाना है जिससे महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके। ठीक है, इसके बाद इससे पहले देखते हैं तो 1853 ईस्वी में देखा जाए तो सिविल सर्विस वगैरह या प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत जो है कि डलहौजी आते के साथ ही उधर कर दिया था। अब हम डिटेल में देखते हैं आगे। विद्युत तार सेवा में देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले 1852 एडी में ओ सैंधनेसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। किसका? विद्युत विभाग का, विद्युत तार विभाग का जो है कि अध्यक्ष बनाया जाता है। और अध्यक्ष बनाने के साथ ही एक बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे विद्युत तार सेवा के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हो जाता है। और अथक परिश्रम के बाद, बहुत ज्यादा जो है कि परिश्रम करना पड़ता है, ऐसी नहीं है कि बहुत आसानी से चीजें हो गई, बहुत मेहनत लगी। और उस कंडीशन में क्या हुआ, सबसे पहले कलकत्ता से पेशावर, साथ में मुंबई, मद्रास व भारत के अन्य भागों में देखा जाए तो पूरी तरीके से विद्युत तार सेवा यानी कि टेलीग्राम सेवा को जो है कि बिछा दिया गया। अब इस कंडीशन में हुआ क्या, आपको अब यहां पे पता हो जाना चाहिए कि यहां पे लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया गया था कि बहुत से जो इतिहासकार, उनका मानना है, उनका कहना है कि जो सतारा था, सतारा और सतारा और नागपुर का जो विलय हुआ था अनइथिकल तरीके से हुआ था, उसमें कोई नैतिकता नहीं थी। खैर, नैतिकता की तो बात ही यहां पे करना बेकार है, आज की क्लास में पूरा डिटेल से देख लेंगे कि नैतिकता की बात करना यहां कितना सही है। हालांकि आगे चल के देखा जाएगा कि जो ब्रिटिशर्स हिस्टोरियन हैं, जो यूरोपीय इतिहासकार हैं, वह ये साबित करने की कोशिश करते हैं, भरसक जितने भी हिस्ट्री लिखे हैं उन्होंने ये पूरा प्रयास किया है कि हम अपने जो है कि कार्यों को सही ठहरा सकें। ठीक है, तो अब इसी क्रम में क्या हुआ कि इसी संचार व्यवस्था में समस्या खड़ा कर रहे थे कौन? सतारा और नागपुर। और इसीलिए इनका विलय क्या हो गया था, बिल्कुल जो है कि अनिवार्य हो गया था और इसी कारण से इनका विलय किया जाता है। इसके अलावा एक और, जो तमाम सारे जो लोग कंफ्यूज रहते हैं और वह डलहौजी को अपना जो है कि पिता समान मान लेते हैं कि यही सब कुछ है हमारा, उनके बारे में एक चीज यहां पे पता होना चाहिए आपको कि 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, तो क्रांति में जो महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि क्रांति को दबाने में, दमन करने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह विद्युत तार सेवा की थी। इस स्थिति में देखा जाए कि उस समय जो सैनिक थे, सैनिकों का कथन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सैनिक कहते हैं कि इस तार ने हमारा गला घोंट दिया, यानी कि जो विद्युत तार सेवा बिछाई गई थी पूरे भारत में, इसने क्या किया, 1857 के सैनिकों का ही नहीं, 1857 की जो क्रांति थी उसका भी गला घोटने में साथ साथ इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो गला घोटने वाले जो हाथ थे ना, वो
एक हाथ ब्रिटिशर्स के थे तो दूसरे हाथ भारतीय भी थे। बहुत सारी जो देसी रियासतें थी वो क्या कर रही थी कि ब्रिटिशर्स का साथ दे रही थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है 1857 की क्रांति में। हालांकि ये अलग बात है कि आगे चल के जब हम देखेंगे ना तो ये पाएंगे कि जो 1857 की क्रांति होती है, इस क्रांति का पृष्ठभूमि भी तैयार करने का कुछ हद तक बहुत सारे हिस्टोरियन जो है कि क्रेडिट देते हैं किसे, डलहौजी को। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था की स्थिति क्या थी? तो 1854 ईस्वी में एडी में यहां पे नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लेके आया गया, नया पोस्ट ऑफिस। अब यहां पे समस्या क्या थी? समस्या समझिए, ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले पोस्ट ऑफिस नहीं चल रहा था भारत में, जैसा कि आम धारणा है कि इससे पहले पोस्ट ऑफिस भारत में नहीं था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। इससे पहले पोस्ट ऑफिस था, लेकिन वह हमेशा घाटे का सौदा बना रहता था अंग्रेजों के लिए। उससे कोई उन्हें प्रॉफिट नहीं होता था, कोई फायदा नहीं होता था। अब जब कोई फायदा नहीं होता था तो इस स्थिति में उसमें सुधार करके नया एक्ट लेके आया गया और उस एक्ट के माध्यम से कुछ बातें की गई और उसमें कहा गया कि जो तीनों प्रेसिडेंसी हैं, तीनों प्रेसिडेंसी हैं मतलब कौन? कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए एक बार, यहां पे तीनों प्रेसिडेंसी कौन सी हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। यहां पे देखा जाए तो तीनों प्रेसिडेंसियों में महानिर्देशक जो है कि नियुक्ति की जाती है कि यहां पे पोस्ट ऑफिस को देख रेख करने के लिए एक कोई जो है कि पर्सन होना चाहिए जो प्रॉपर देखा जाए। इसके साथ साथ कहा गया कि अब जो आप पत्र भेजेंगे ना, पत्र पर पत्र जो है कि आपको 2 पैसे उसका शुल्क चुकाना होगा। अब आप फ्री में नहीं भेज सकते पत्र। तो अब इस स्थिति में क्या हो गया? अब देखिए, जो डाक विभाग पहले क्या था, घाटे का सौदा था, उससे अब क्या हो गया? वह एक आय का अब स्रोत बन गया। इस एक्ट के माध्यम से क्या हो गया? एक आय का स्रोत बन गया, एक जो है कि स्रोत बन गया। अब वहां से इनकम आने लगी। 2 ही पैसे पर पत्र लगा दिए तो क्या हो गया, लेकिन आने लगी। इसके अलावा देखते हैं तो इसी से जो है कि सामाजिक सुधार की स्थिति जो है कि थोड़ी सी पैदा हो गई। यानी कि भारत के अन्य जो लोग हैं अपने रिलेटिव को या किसी अन्य पर्सन को जो पत्र भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते थे यह शुल्क चुका करके। यह प्रशासनिक सुधार में भी माना जाता है और इसी को वित्तीय विकास के अंतर्गत भी रखा जाता है कि वित्तीय विकास में भी जो है कि आगे चल के डिटेल में भी देखा जाएगा, लेकिन यहां पे डलहौजी का योगदान इसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देखते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग। पीडब्ल्यूडी विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। अब लोक निर्माण विभाग की स्थिति क्या थी? जब डलहौजी आता है तो डलहौजी आते के समय देखता है ना कि एक जो सैनिक है एक हाथ से अपना जो है कि गन पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में फावड़ा पकड़ा हुआ है, बेचारा जो है कि लगा हुआ है पुल बनाने में, नहर बनाने में क्या जो है कि। और यह स्थिति देखकर जो है ना इसे बहुत दया आई और इसने सबसे पहले क्या किया कि जो सैन्य बोर्ड था, सेनाओं का बोर्ड था, उसको और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को, दोनों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। कहीं कि नहीं, दो ये अलग अलग काम हैं, दोनों काम को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं, अलग रखने की जरूरत है। तो यहां पे इसने पीडब्ल्यूडी विभाग अलग से जो है कि बना दिया और बनाने के साथ ही साथ यहां पे जो पहली बार काम हुआ था वह इस विभाग के लिए धन का आवंटन किया गया था। धन का आवंटन, व्यय भी दिया गया था कि अब आप क्या कीजिए, इस धन का उपयोग करके जो भी आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार वह आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इसमें क्या क्या काम किया गया, तो इससे काम जो किया गया, बड़े लेवल पर सिंचाई की विस्तृत योजना लेके आई गई, योजना लेके गई। और ऐसी बात नहीं है कि इनका जो पर्पज था ना, वो इनकी सोच ये थी, इंटेंशन ये था कि नहीं हम भारत के किसानों को ना बहुत ज्यादा हम सुविधा देना चाहते हैं। ऐसा इंटेंशन इनका बिल्कुल भी नहीं था। अब इनकी मजबूरी थी ना, मजबूरी क्या थी? यहां पर
आप हर एक चीज को पीछे जब देखेंगे ना, तो आपको हर एक चीज का कारण मिल जाएगा। और कारण यह है कि यह जो है कि क्या करते थे, भारत को दो रूपों में देखते थे। एक क्या, कच्चे माल का जो है कि आयातक के निर्यातक के रूप में, और बाजार के रूप में, यानी कि सामान के निर्यात यहां कर सके, इन दो रूपों में देख रहे थे। तो इसलिए जरूरी यह था कि जो यूरोप में फैक्ट्रियां चल रही थी, जो कल कारखाने चल रहे थे, तो उसको रॉ मटेरियल जो चाहिए था, कच्चा माल, वो प्रोवाइड अच्छे से बड़े लेवल पे किया जा सके। क्योंकि इसी समय देखेंगे ना, तो इसी समय में डलहौजी के काल में ही जो है कि सेम काम होता है। क्या, कपास की मांग यूरोप में बड़े लेवल पे बढ़ जाती है, और जब कपास की मांग बड़े लेवल पे बढ़ जाती है ना, तो दिमाग लगाता है। इसकी बीबी ने फोन किया कि भाई बताओ, कपास तुम्हारे रहते हुए हमें जो है कि ताने सुनने पड़ रहे हैं मोहल्ले में कि बताओ तुम्हारा पति किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, फैक्ट्रियों को कपास की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है, रोज ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो फोन करके बता दिया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम टेंशन मत लो, हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर दे रहे हैं। अब उसने जो दिमाग लगाया, पता लगाया कि भाई भारत में कौन सा एरिया है जहां पे कपास की पैदावार ज्यादा होती है। तो उसने पाया कि जो डेक्कन वाला क्षेत्र है ना, वो एक ऐसा एरिया है जिसपे कपास की पैदावार ज्यादा होती है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये एरिया किसके अंतर्गत है, हैदराबाद के अंतर्गत है। अच्छा ठीक है, तो हैदराबाद से ये एरिया कैसे लिया जा सकता है। दिमाग लगाया तो पाया कि कोई कठिन काम नहीं है, कोई जो है कि दिक्कत वाली बात नहीं है। हैदराबाद ऑलरेडी जो है ना, वो कर्ज से दबा हुआ है, हमारा कर्जदार है, हमारे पैसे नहीं दे पा रहा है। कहा कि बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छा है, आसानी से बरार वाला क्षेत्र, याद कीजिए लास्ट क्लास में हमने देखा था, बरार वाले क्षेत्र को क्या किया, कब्जा कर लिया। किस लिए, तो इनका जो इंटेंशन था कहीं से भी भारतीय किसानों की भलाई करने का नहीं था, शोषण। ये सिंचाई व्यवस्था की विस्तृत योजना लेके ली गई, तो इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, और उसको हम कच्चे माल के रूप में जो है कि यूरोपीय फैक्ट्रियों में आसानी से उपयोग करके विनिर्माण वस्तुओं का विनिर्माण करें, और उसे पूरे विश्व के बाजार में क्या करें, बेचे। इनका जो है कि उद्देश्य था। इसी समय जो है कि गंग नहर का निर्माण होता है। गंग नहर का निर्माण 1854 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण होता है। इसी समय देखेंगे तो पंजाब के बारी क्षेत्र में, बारी दोआब क्षेत्र में देखेंगे तो नहरों का बहुत बड़ा जो है कि यहां पे कंस्ट्रक्शन जो है कि पूरे भारत में ओवरऑल देखा जाए तो नहरों और पुलों का निर्माण शुरू हो जाता है बड़े स्तर पर। और बड़े स्तर पे तो अगर दोआब की बात करते हैं ना, तो ये पंजाब वाला क्षेत्र है। पंजाब में ये जो है आपका जितने इंडस यानी कि सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र में देखेंगे तो यहां पे सिंध दोआब, छाछ दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, विष्ट दोआब, ये जो आपके सप्त सिंधु प्रदेश वाला रीजन है, उसमें जो है ना दो नदियों के बीच के क्षेत्र को अलग अलग दोआब का नाम दिया गया है। तो उसी में से एक दोआब था कौन, बारी दोआब। और बारी दोआब किसे बोलते हैं, तो आपके जो है कि रावी और ब्यास के क्षेत्र में जो दोआब पड़ता है उसे बारी दोआब कहते हैं। तो इसी क्षेत्र में नहरों का बड़े लेवल पे क्या होता है, निर्माण होता है। पुल का निर्माण बड़े स्तर पे किया जाता है। साथ ही साथ जीटी रोड का जो है कि पुनर्निर्माण, फिर से जो है कि इसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है कौन, डलहौजी। फिर से उसे पुनः, यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पे एक चीज हम देख रहे हैं, संचार और परिवहन व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया जा रहा है। और इसका एक ही उद्देश्य है, क्या, एक तो व्यापारिक उद्देश्य है। पहला क्या कि कच्चे माल को ले जाना बहुत ही तेजी से और बने हुए माल को जो है कि भारतीय बाजार में लाना, साथ ही साथ युद्ध और विद्रोह की स्थिति में बहुत ही जल्द रिएक्ट कर सके, इसके लिए जो है कि यह पूरा काम किया जा रहा था। ठीक है, आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं वाणिज्यिक सुधार। वाणिज्यिक सुधार में भी यह बहुत जो है कि अच्छा काम करता है। यहां पे बंदरगाह, जितने भी भारतीय बंदरगाह हैं, सारी बंदरगाहों को बिल्कुल जो है कि खुला ओपन कर देता है। और ओपन करने की स्थिति में इसका उद्देश्य क्या था, तो विदेशी व्यापार को, यानी भारत से विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारत का शोषण किया जा सके। और कोई ज्यादा इसका इंटेंशन नहीं था। अच्छा ठीक है, इसी समय देखते हैं कराची
बंबई और कलकत्ता पोर्ट को बड़े स्तर पे इसे डेवलप किया गया, इसका विकास किया गया, विकास और विकास करने के साथ ही साथ इसे आधुनिक भी बनाया गया। आधुनिक किस तरीके से बनाया गया? तो सभी जो है कि पोर्टों पे प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए प्रकाश स्तंभ का जो निर्माण का उद्देश्य है ना, वो ये है कि जब समुद्री यात्राएं होती हैं तो समुद्री यात्राओं के समय दूर से समुद्र में जो है कि तट कहां पे है, कहां पे बंदरगाह है, कहां पे हमें जाना है, इसका एग्जैक्ट अनुमान नहीं लग पाता है। तो इस एग्जैक्ट अनुमान को, यानी कि बिल्कुल सही जगह पे हम अपनी शिप को ले जा सकें, प्रकाश स्तंभों का निर्माण किया जाता है। और यह प्रकाश स्तंभ समुद्र में दूर से ही दिखाई दे देते हैं। और इसी तरीके का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है स्ट्रोम्बोली, जिसे बोलते हैं क्या? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये क्या करता है? जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में जो भी व्यापारिक गतिविधियां हैं, जो भी जहाज हैं, वो जो जाती आती हैं, तो उनके लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसने नाविकों के लिए भी सुधार लेके आता है। मर्चेंट सर्विस एक्ट जो है कि लेके आता है और उन्हें उनकी स्थिति को जो है ना सुधारने की कोशिश करता है। इस सेक्टर में भी काम किया है। इसके आगे देखते हैं डलहौजी का मूल्यांकन। अब हमने जो है कि अब तक की क्लास में डलहौजी के लास्ट 2 क्लासेस में जो है कि हम डलहौजी के कंप्लीट जो वर्क है उसको 2 भाग में देख चुके हैं। अब जो है कि यहां पे इसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन कि डलहौजी जो है कि वास्तव में यह प्रशासक कैसा था, कैसा प्रशासक था। तो प्रशासक के रूप में देखते हैं तो यहां पे जितने भी आपको नाम 2 देख रहे हैं, यह सभी के सभी यूरोपीय जो है कि आपके इतिहासकार हैं और इनका मत अलग अलग है। अब देखिए जैसे मार्समैन है, मार्समैन कहते हैं कि प्रबुद्ध निरंकुश शासक। साथ ही साथ एक चीज और जोड़ देते हैं, क्या? कि यह मानवता के कल्याण के लिए, मानवता का कल्याण करना चाहता था। भारत के जो लोग थे ना, उन लोगों का ही नहीं, पूरे विश्व के लोग में, यानी कि पूरे मानव जाति के लिए इसने क्या किया? कल्याण का काम किया। इसमें एक ही चीज थोड़ा सा जो निगेटिव देखने को मिलता है, वह यह मिलता है निरंकुश। बस बाकी कोई ऐसा शब्द नहीं मिलता है जो इसके व्यक्तित्व को जो है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में सही तरीके से परिभाषित कर सके। तो यहां पे देखा, अभी इसको भी समझेंगे कि कितना यह सही था। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं सर विलियम्स क्या कहते हैं कि पूरा जो डलहौजी का कार्यकाल है, पूरे डलहौजी के कार्यकाल को 3 भागों में विभक्त करके देखा जा सकता है। पहला क्या? विजय। डलहौजी आया, भारत बिखरा हुआ था और बिखरा हुआ था तो छोटे छोटे जो रियासतें थी, रियासतों को जीत करके क्या किया? एक में मिला लिया। साथ ही साथ संगठन, यानी कि अब भारत में जो अंग्रेजों की अभी स्थिति जो थोड़ी सी कमजोर लग रही थी, हर एक सेक्टर में, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे सैन्य हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हम बात किए, है ना, चाहे अदर जो है कि बात किए, सब में जो है कि एक संगठित रूप जो देने की जो है कि कोशिश करता है डलहौजी और अच्छे से जो है कि पूरे ब्रिटिश एम्पायर को खड़ा करने की कोशिश करता है भारत में। ठीक है, और उसका विकास के भी कुछ कार्य किए हैं। 3 कार्य इसने किया है। अभी हमने जो है कि देखा है एक एक चीज डिटेल में। इसके अलावा देखते हैं अब भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है। ये तो यूरोपीय या कह लीजिए कि अंग्रेजी इतिहासकारों का जो है कि व्यू है, उनका ओपिनियन है, वह ऐसा मानते हैं, उनका अलग है। ठीक है, तो अब भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यह एक अत्याचारी था। अत्याचारी जो है कि शासक देखने को मिलता है। शोषणकारी शासक था, अनैतिक था। हालांकि इन्होंने बैकग्राउंड में कहा था कि हम क्या करना चाहते हैं, हम भारत, ये एक और पॉलिसी लेके आते, व्हाइट मैन बर्डन की पॉलिसी।
कहते हैं कि आप काले लोग हो, आप असभ्य लोग हो, आपका देश सपेरों का देश है, आपके पास कुछ भी नहीं है, हम आपको सभ्य बनाने आए हैं। वो तो भला हो कि वो ढूंढ ली गई कौन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो इनके मुंह पे थोड़ा सा टेप लग गया, नहीं तो ये ऐसे ही बोलते रहते। ठीक है, और साथ ही साथ अनैतिक कैसे हो गया, लास्ट क्लास में मैंने देखा था, आपको बताया था कि जो गोद की नीति थी, गोद निषेध नीति, निषेध नीति, गोद निषेध नीति। अब यहां पे समस्या क्या थी, ये हमारे कल्चर का पार्ट है ना, धर्म का पार्ट है, समाज का पार्ट है, इसकी एक धार्मिक मान्यता है, इसकी एक सामाजिक मान्यता है, इसको ये क्या करता है, तार तार कर देता है। कोई इसकी जो है कि प्रतिज्ञा नहीं थी, यानी कि जो ये प्रतिज्ञाएं किया भारत के लिए, उनमें से एक भी नहीं निभाया, तो हम इसे अच्छा कैसे मान लें। ठीक है, तो प्रतिज्ञाहीन व्यक्ति था, जो भी बातें कही इसे लागू नहीं किया, भारतीयों के लिए तो लागू नहीं किया, यूरोपीय के लिए लागू किया, वो उनका मुद्दा है, वो उनका हीरो हो सकता है, हमारा हीरो नहीं हो सकता। बाकी आप अपने हिसाब से चाहें तो जो भी आपका विचार है, आप विचार डेवलप कर सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, तो और क्या देख सकते हैं, एटलीस्ट कंक्लूजन पे इसके मूल्यांकन में हम देख सकते हैं कि यह एक निर्दयी साम्राज्यवादी प्रशासक था। ठीक है, और जिसने क्या किया, एक बड़े स्तर पे पृष्ठभूमि तैयार की, 1857 की क्रांति की। इसने आया तो क्या किया, इसने आया तो रजवाड़ों से, जो देसी रियासतें थी उनसे पंगा ले लिया, और उसमें दो काम किया। कुछ तो जो है कि पेंशनर थे, पुराने पेंशनर, जो उनकी पेंशन खत, जैसे वो डेथ हुई ना उनकी, उनके जो वारिस थे उनको पेंशन देना बंद किया, कहा कि हम आपके पापा को पेंशन देने के लिए मजबूर थे, आपको हम नहीं देने वाले हैं। यह एक बड़ा कारण बनता है। और ये जो धार्मिक उल्लंघन हो रहे हैं, सांस्कृतिक उल्लंघन हो रहे हैं, यह एक बड़ा कारण बनते हैं, जिससे जो है कि प्रमोशन मिलता है 1857 की क्रांति को। तो यहां पे देखें तो दोनों चीजें हमने देख ली कि इसने 1857 की पृष्ठभूमि तैयार की, और इन्होंने वो हथियार भी तैयार करके पहले से रख दिए थे जो 1857 की क्रांति का दमन कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न देखते हैं कि यहां से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं आपके मेंस में। तो यहां पे कुछ प्रश्न आते हैं। पहला, हमने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी ये कहना ये चाहते हैं, या सबसे पहले आपको समझने वाली बात ये बात है कि ये जो प्रश्न है ना, यह यूरोपीय इतिहासकारों का जो विचार है उनकी पुष्टि करता है। अब आप चाहें तो इस पे जैसा भी उत्तर लिखना चाहें, इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में, और इसमें संतुलन स्थापित करते हुए कुछ भी जो आप निष्कर्ष निकाल के लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं घेरे की नीति, एक सुरक्षात्मक साम्राज्यवाद की नीति थी, चर्चा कीजिए। ये बहुत ही साधारण प्रश्न है, थोड़े से इनको आप आसानी से, जो पिछले क्लास में हमने किया है उस आधार पे आसानी से इन्हें डील कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद एक और अच्छा प्रश्न यहां पे देखते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा है। व्यापगत की नीति एक आक्रामक साम्राज्यवाद की नीति थी, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इस कथन की क्या कीजिए, समीक्षा कीजिए कि जो व्यापगत की नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, यह एक आक्रामक साम्राज्यवाद की नीति थी। तो सबसे पहले अब इसको, इसके पॉइंट्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि यहां पे क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें नहीं थी, एटलीस्ट हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान्यता देखते हैं। मान्यता, अंग्रेजों के साथ साथ डलहौजी की मान्यता क्या थी। तो अंग्रेजों के साथ साथ जो डलहौजी की मान्यता थी, वो मान्यता यह थी कि जो भारत है ना, भारत में इस समय तक आते आते कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। और जब चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं बची है, इस स्थिति में यह अपने आप को सर्वशक्तिशाली और सर्वशक्तिमान मानते हैं, और इसके साथ ही साथ ये अपने आप को यह भी मानते हैं कि हम जो है कि भारत में संप्रभु
संप्रभु, प्रभु सत्ता जो है कि हमारे अधीन है, सब कुछ क्या है, हमारे अधीन है, यहां के हम संप्रभु हैं, हमसे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। हम जो कर रहे हैं वो नैतिक है, हम जो कह रहे हैं वह नैतिक है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। इनकी यह मान्यता थी और ये सोच रहे थे कि अब यहां पे 3 राज्यों की हमने बात करी थी, जब हमने व्यपगत की नीति देखी थी तो वहां पे 3 तरह के राज्यों की बात की थी। और वहां पे हमने बात की थी क्या, पहले वो राज्य जो कभी भी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहे, उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं था अंग्रेजों का। दूसरे वो राज्य जो अंग्रेजों के हस्तक्षेप था जहां पे, और तीसरे वो राज्य जो अंग्रेजों द्वारा ही निर्मित किए गए थे। तो इन्होंने क्या किया, जो अधीन नहीं रहे थे, कभी भी हस्तक्षेप नहीं रहा था, तो उन्होंने, वो भी बहुत कमजोर थे ना, तो कमजोर थे तो ओवरऑल तीनों को एक ही तराजू के पलड़े में रख दिया और कहा कि आप जो है ना, यहां पे जो हमारे अधीन है और जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे द्वारा राज्य बनाए गए हैं, उसके संप्रभु हम हैं, तो उनके बारे में, चाहे उनके भविष्य का निर्णय करने का हमें संपूर्ण अधिकार है। हम ये डिसाइड करेंगे कि वो राज्य कब तक बने रहेंगे और कब तक नहीं बने रहेंगे, कब उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना है। तो गोद निषेधी, हड़प की नीति, अलग अलग माध्यमों से ये क्या किए, मिला लिए और उसे जस्टिफाई कि बिल्कुल जस्टिफाई करते चले गए। ठीक है, आगे ये कहते हैं कि अगर आप अगला, यानी कि जिसकी संतान नहीं है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है और अगर वो गोद लिया हुआ बच्चा है और उसे राजा बनाना चाहते हैं, तो हमारी मर्जी, संप्रभु हम है, सर्वशक्तिमान हम है, हमारी मर्जी, हम आपको जो है कि आज्ञा देंगे और हम आपको आज्ञा नहीं भी दे सकते हैं, आप इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, सहायक संधि के माध्यम से वो क्या करते थे, पहले जो है कि राज्यों को, बहुत सारे राज्यों को क्या कर रखा था, विवश कर रखा था, उनकी बोलने की औकात नहीं थी। अब बोलने की औकात नहीं थी तो कुछ करेंगे कहां से। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब इनकी नेक्स्ट पॉलिसी यहां पे क्या हम देखते हैं कि यह सबसे पहले जब भारत आया ना, तो अभिवादन के जो है कि, या कह लीजिए कि विनम्रतापूर्ण जो है कि जो राजा रजवाड़े थे, जो भी रियासतें थी, उनके सामने झुक जाते थे, उनके अधीन काम करते थे, उनके मातहत काम करते थे, उनके आज्ञा के बिना इन्हें जो है कि कुछ कार्य करने की ना तो अनुमति थी, ना ही इनकी औकात थी। हम जो है ना, आपके परमिशन से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, हमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, हम आपके सामने झुक करके, माथा टेक करके आपसे हम बात नहीं कर सकते हैं, हम आपके सामने नजरें नीचे करके बात नहीं कर सकते हैं। आप और हम, पहले आप राजा थे, अब जो है कि पावर क्या है, हमारी हाथों में है। इस स्थिति में तो आप और हम दोनों क्या हैं, समान हैं, समान है। और समान है तो एक टेबल पे, समानता के टेबल पे बैठ के बात करेंगे। तो समानता की बात करने लगे और समानता की बात करने के बाद जब पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया भारत का, पहले तो ये लेके आते हैं कि अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लेके आते हैं, यानी कि हम, आप हमारे अधीन भी हो, आप हमसे अलग भी हो। इसी कंडीशन में हमने बंगाल की हालत देखी, राजा तो बना दिया, संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में ले लिया और कहा कि आप, हम दोनों एक नहीं है, आप अलग हो, हम क्या हैं, अलग हैं। इसके अलावा बात जो है कि जस्ट जो है कि नीति लेके आते हैं, क्या क्या लेके आते हैं कि यह पूर्ण रूप से अब अधीन कर लेते हैं पूरे भारत को। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स को जब बात करने के लिए भेजा जाता है मुगल बादशाह के पास, तो कहता है कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जाएंगे दरबार में ना तो क्या करना पड़ेगा, झुक के सलामी ठोकनी पड़ेगी। अगर बात करना है तो बराबर के टेबल पे आइए। यही बात यहां पे कहा गया था, किसके संदर्भ में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के जो है कि संदर्भ में। अब यहां पे जो है कि 1830 में देखते हैं तो 1830 के आसपास संप्रभुता जो है कि अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। इस पे जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यूरोप में बड़े लेवल पे चर्चा होने लगी थी कि भारत की स्थिति ऐसी है, भारत की स्थिति वैसी है, वहां पे हम में संप्रभु होना चाहिए, वहां की सारी ताकत जो है कि हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये बड़े लेवल पे चर्चा होने लगी थी। उसके अलावा देखते हैं कि जब डलहौजी आता है
तो इसी निष्कर्ष के बाद तो जब डलहौजी आता है ना, तो डलहौजी आता है तो देखिए कितनी खूबसूरत नीति लेके आता है। क्या करता है वह? स्याही और रक्त को मिश्रित करके, यानी कि जो वह पॉलिसी लेके आया ना, नीति लेके आया, स्याही यानी कि सिद्धांतवादी लेके आया, साथ ही साथ रक्त यानी कि युद्ध की नीति भी लेके आया, यानी कि स्याही और रक्त को मिश्रित करके अपनी एक नई पॉलिसी लेके आया। और उस आधार पर कुछ जो है कि क्षेत्र ऐसे थे, बर्मा वगैरह, पंजाब का क्षेत्र देखते हैं विलय करता है युद्ध के माध्यम से। इसके अलावा क्या देखते हैं कि नीति और अनीति यानी कि दो पिलर के आधार पे ये आपका जो है कि स्याही और रक्त, दो पिलर के आधार पे जो है कि क्या करता है, या नीति अनीति के दो कुशल कारीगरों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के महल को खड़ा कर देता है। यानी कि जो तरीका अपनाता है, व्यवहारिक तरीका, उसमें नैतिकता भी थी, उसमें अनैतिकता भी थी, दोनों का सम्मिश्रण था। और उसके माध्यम से क्या किया, पूरे भारत में अंग्रेजों का महल खड़ा कर दिया, यानी अंग्रेजों का एम्पायर जो है कि क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। कौन? डलहौजी। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ी सी बातें और है। अब यहां पे देखते हैं कि कंपनी का भारत में प्रत्यक्ष शासन की स्थिति में थी, तो उसने क्या किया, पूरे भारत को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, तो ऐसी बात नहीं कोई अचानक आए रातों रात, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि हम बेखबरी के दौर में भारत को जीत लिए, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल एक एक स्टेप की प्लानिंग थी, सोची समझी साजिश थी, और उसके तहत जो है कि इसको क्या किया गया, भारत को कैप्चर किया गया, पूरा कब्जा किया गया। तो यहां पे देखते हैं, तो सबसे पहले जो है कि क्या कहते हैं, घेरे की नीति आती है, सहायक संधि आती है, और उसके इसी का जो एक अंतिम और निर्णायक चरण आप कह सकते हैं ना कि ताबूत का अंतिम कील, जिससे भारत को जो है कि ताबूत में बंद करके दफन करने की जो नीति थी, उसमें आखिरी कील थी कौन, व्यपगत की नीति। यानी कि अब कह सकते हैं कि जो डलहौजी था पूरे जो है कि नीति के साथ आया था, और सारी चीजें बहुत ही आक्रामकता के साथ, ऐसी बात नहीं, कोई वो समझौता नहीं करना चाहता था, वो नैतिकता के आधार पे, मानवता के आधार पे कहीं कोई जो है कि समझौता नहीं करना चाहता था। और इस तरीके से पूरे भारत का जो है कि क्या कर लिया, विलय कर लिया अंग्रेजी साम्राज्य में, और अंग्रेजी साम्राज्य को खड़ा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। आज के क्लास में इतना ही, इसके आगे देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।